दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, जो कि दोलन चैप्टर है। दोलन की शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। बचे 5 चैप्टर इन 15 तारीख से पहले पहले जो 5 चैप्टर यहाँ पर बच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 चैप्टर 15 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। दोस्तों, इस दोलन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी वो सभी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उसके ज़्यादा डीप में जाने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सूत्र और समीकरण रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर सीधा सूत्र और समीकरण आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि सर सूत्र और समीकरण कैसे निकल के आया, किस तरीके से निकल के आया, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह अगर आप लगाते हो तो इसके लिए आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, जो कि आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों, जितना आपको बताया जाए केवल उतना आप ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, दोलन के अंतर्गत जो सबसे पहली गति आती है वह आती है आवर्त गति। आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन की यहाँ पर बात करते हैं। यदि कोई वस्तु गति के दौरान एक निश्चित समय अंतराल के प्रारंभिक पथ को पुनः दोहराए, यानी हमारे पास कोई वस्तु है और वह वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने प्रारंभिक पथ को पुनः दोहराती है। जैसे कि ये हमारे पास सूर्य है और सूर्य की चारों तरफ ये आपको दिखाई दे रही है कक्ष। इन कक्ष में कौन गति करता है? ग्रह। उदाहरण के लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी, यह है पृथ्वी, और यह पृथ्वी हमेशा हर वक्त क्या करती रहती है? सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। तो एक चक्कर कितने दिनों में यह पूरा कर लेती है? तो 3 से 65 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो हर 365 दिन के पश्चात यह इस पथ पर पुनः लौट आती है, यानी जो इसका प्रारंभिक पथ था उसको पुनः लौट आती है और उसी पे अपनी गति को पुनः प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं बात करूं लोलक की गति या झूले की गति। उदाहरण के लिए ये कोई लोलक है, ये पहले यहाँ पे जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे चला जाता है, फिर ये यहाँ से वापस आता है और वापस उधर जाता है, वापस आता है। तो इस तरह की ये जो गति है, ये कैसी गति हो गई? ये गति हमारे पास हो गई आवर्ती गति। तो आवर्ती गति का मतलब यही होता है कि अगर कोई निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने प्रारंभिक पथ पर पुनः लौट आए तथा उसी पर गति पुनः प्रारंभ कर दे, तो आवर्ती गति कहलाएगी, पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। कंपन गति, वाइब्रेशन मोशन की बात करते हैं, यह भी आवर्त गति के साथ साथ या आवर्त गति के साथ 2 शर्तों का पालन करती है, यानी यह भी आवर्त गति है। ये जो कंपन गति है यह भी क्या है? आवर्त गति है, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे ये कोई कण है तो ये कंपन कैसे करेगा? पहले इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? ये आवर्ती गति तो कर रहा है, अपने प्रारंभिक पथ को पुनः दोहरा रहा है। तो ये आवर्ती गति है, परंतु यहाँ पर 2 शर्तें लागू होती है आवर्ती गति के साथ साथ। कौन सी 2 शर्त? कि एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति करेगा, यानी मान लो ये कोई कण है और कंपन गति कर रहा है, तो यह कण इस निश्चित बिंदु के दोनों ओर ही गति करेगा। इस निश्चित बिंदु के दोनों ओर ही गति करेगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पहले तो यहाँ पे कंपन करता है और फिर इधर वाले निश्चित बिंदु, नहीं, एक निश्चित बिंदु है, उसी बिंदु के दोनों ओर क्या करेगा? कंपन करेगा। और दूसरी है कि 2 निश्चित सीमाओं के मध्य, 2 निश्चित सीमाओं से क्या तात्पर्य कि एक ये और एक ये, इन दोनों सीमाओं के मध्य ही यह कण क्या करेगा? कंपन करेगा। ये इसका मध्य बिंदु, ये दोनों सीमाएं। तो इसी के अंदर पहले ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। तो ये इस तरह की 2 सीमाओं के मध्य एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करेगा, तो कंपन गति कहलाएगी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 निश्चित सीमाएं आपको दिखाई गई है।
इन दो निश्चित सीमाओं के मध्य बिंदु भी दिखाया गया है। इस मध्य बिंदु के इर्द गिर्द क्या कर रहा है कण? गति कर रहा है। तो ये कैसी गति हो गई? कंपन गति हो गई। चलिए अब यहाँ पर सरल रेखीय गति की बात करेंगे और इसी के डिटेल में अब आगे लेके चलेंगे। सरल रेखीय गति क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यह जो सरल रेखीय गति है कंपन गति की समान ही होती है, परंतु इसमें एक अलग से एक शर्त लागू होती है। वो शर्त कौन सी होती है? वो शर्त ये होती है कि जो इसका त्वरण होता है वह इसके विस्थापन के विपरीत या विपरीत विस्थापन के समानुपाती होता है। इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया है, यानी माइनस विस्थापन के या माइनस एक्स के क्या होता है? समानुपाती होता है। कौन? त्वरण। सरल रेखीय गति का जो त्वरण होता है वह माइनस एक्स के समानुपाती होता है, यानी माइनस विस्थापन के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि जो त्वरण होता है वह विपरीत विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इसमें केवल एक शर्त अधिक एक्स्ट्रा जुड़ रही है, बाकी है कंपन गति के समान ही होती है सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति को ही आगे निरूपित करते हैं और इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सरल रेखीय गति में अपन यहाँ पर समीकरण लेंगे। सबसे पहली जो समीकरण है विस्थापन की समीकरण, यानी सरल रेखीय गति की जो विस्थापन होता है उसको इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। यह समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5। इस समीकरण के माध्यम से सरल रेखीय गति के विस्थापन को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक एक चीज़ों को देखते हैं। तो a क्या है हमारे पास? तो a कण द्वारा मध्य स्थिति से तय किया जा सकने वाली अधिकतम दूरी है, यानी हमारा कण कोई इस स्थिति पर है और यह कण अधिकतम जिस दूरी तक जाकर आएगा, अधिकतम जिस दूरी तक जाके आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये चला और यहाँ तक गया, फिर ये पुनः यहाँ से लौट गया और नीचे चला गया, नीचे यहाँ तक गया और फिर पुनः लौटा और इस तरह ये गति कर रहा है। तो इस कण द्वारा मध्य स्थिति से, ये मध्य स्थिति है, तो इस मध्य स्थिति से अधिकतम जो दूरी इसने तय किया है वह आयाम कहलाता है। और ये आयाम क्या है? a है। फॉर्मूले में जो a है ये आयाम ही है और यही लिखा हुआ है कि कण द्वारा मध्य स्थिति से तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी, यही क्या है? आयाम है। उसके बाद यहाँ पे देखना ओमेगा क्या है? तो ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति के बारे में आप लोगों को पता होगा। कोणीय आवृत्ति 2π/t होता है। इसका जो मान होता है कितना होता है? 2π/t। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि याद करना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिए केवल कि ये हमारे पास विस्थापन की समीकरण है, ये याद रखिए, और इसमें कौन क्या है वो याद रखिए। इससे ज़्यादा डिटेल में आप ना ही जाए तो बेटर रहेगा। लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जितना दे रखा है उतना ही पढ़ो, वो सफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओमेगा दिया हुआ है वो क्या है? कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति इसका मान 2π/t। t यहाँ पर क्या है? तो आवर्तकाल है। बस ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक t दिया हुआ है, तो t क्या है? तो t तो बिल्कुल समय है। क्या है? समय है। और यहाँ पे एक चीज ये और दी हुई है, क्या? y। सर y क्या है? तो y ध्यान रखना विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। अब आई थिंक आप इसमें समझ गए होंगे। और एक चीज और रह रही है इसमें, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमेगा बराबर 2π/t होता है, उसी तरह ओमेगा बराबर 2π/f भी होता है। सर ऐसा कैसे? मैंने बताया था कि आवर्तकाल बराबर 1/t होता है, सॉरी 1/f होता है। तो यहाँ से अगर मैं f आवृत्ति निकालूँ तो 1/आवर्तकाल हो जाएगा कि नहीं? अब आवर्तकाल होएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं आवर्तकाल का, इसमें से आवर्तकाल का मान यहाँ पर रख देता हूँ। कहाँ पर? इस समीकरण में। तो 1/f, f ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2π/f। तो ये f क्या है? तो f आवृत्ति है। तो यानी ओमेगा बराबर दो चीज देखी आपने। क्या? ओमेगा बराबर 2π/t देखा एक तो आपने, और दूसरा आपने यहाँ पर 2πf देखा। तो दो चीज आपने यहाँ पर देखी। t क्या है? तो फॉर्मूले में t हमारे पास समय दिया हुआ है,
और ये जो फाई है ये क्या है, तो फाई प्रारंभिक कला कोण है। प्रारंभिक कला कोण यानी कण की मध्य स्थिति से दूरी, यानी कण हमारे पास इस मध्य स्थिति से कितनी दूरी पर गया है, यही क्या है फाई, यानी कला कोण। कौन सा कला कोण, प्रारंभिक कला कोण। देखिए फाई को समझाते हैं, अब मैं थोड़ा सा फाई को समझा देता हूँ, ठीक है। फाई क्या है, तो देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे की तरफ एक चीज़ देखिए, ये रहा, बिल्कुल देखो यहाँ पर जब कण मध्य स्थिति से चलना प्रारंभ करता है तो यह 0 डिग्री कोण पर होता है, और जब ये अधिकतम आयाम तय कर लेता है यानी फुल आयाम तक पहुंच जाता है तब ये 90 डिग्री का कोण तय कर लेता है। फिर ये पुनः लौट कर आता है, जब लौट कर आता है तो टोटल 180 डिग्री का कोण हो जाता है। फिर ये नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे वाला आयाम 270 डिग्री का होगा, और फिर ये पुनः लौट के जाएगा तो 360 डिग्री का कोण ये तय कर चुका होता है। तो यहाँ पे फाई का मान कैसे निकालेंगे, तो फाई का मान, मान लो कण मध्य स्थिति पे है तो यहाँ पर फाई का मान 0 होगा। अगर कण आयाम पर है तो फाई का मान 90 डिग्री होगा। अगर कण फाई से आयाम से लौट कर आ चुका है मध्य स्थिति पर तो 180, और ये नीचे वाले आयाम तक जा चुका है तो 270, और पुनः मध्य स्थिति पे लौट चुका है तो 360 डिग्री। बट सर रेखीय गति में तो कोण होता ही नहीं है, तो ध्यान रखना ये रेखीय गति में कोण आए कैसे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ कोई कण है, ये इसकी मध्य बिंदु है ना, ये कण है, ये कण यहाँ पे है, और एक रेखीय y अक्ष के अनुकूल एक रेखा हमने खींची है, तो इसके अनुकूल इसके मध्य स्थिति पे 0 डिग्री आता है, और ये जो कण है ये भी 0 डिग्री पे है। फिर यह कण गति करके यहाँ तक जाता है, तो इस कण द्वारा इतनी दूरी तय कि यहाँ पे कितना कोण बना, 90 डिग्री। तो इसको जब हम यहाँ रेखीय गति में लेके जाएंगे तो कितना कोण बनेगा, 90, यानी जहाँ से जब कण यहाँ तक जाएगा तो कितनी कोण तय करेगा, 90 डिग्री का। फिर ये पुनः यहाँ से लौट कर यहाँ पे आएगी तो कितना कोण हो गया, अब कोण हो गया हमारे पास 180 डिग्री। यानी अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो इधर 180, यानी जब कण ऊपर जाएगा तो 90 और पुनः ऊपर से लौट के नीचे आ जाएगा तो 180। अब हम इसको खींचकर यहाँ तक ले गए तो ये जो कोण यहाँ पे तय किया, कौन सा, ये वाला कोण, ये कोण कितना हो गया 270, और इधर लेके जाएं तो ये जब कण हमारा ऊपर जाके नीचे आके और नीचे आ जाएगा तो 270 का कोण तय कर लेगा। फिर इसको यहाँ तक ले जाइए, और अब इसने कितना कोण तय के लिए करने, 360 का, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 360, यानी ये कण जब यहाँ पे आने के बाद पुनः ऊपर लौट जाएगा मध्य स्थिति की तरफ तो कितना कोण तय कर चुका होगा, 360 का, और इस कण का एक दोलन भी पूरा हो चुका होगा। तो इस तरह हमारे रेखीय गति में जो है कोण निकाले जाते हैं, और ये जो कोण होते हैं इन कोण को हम, आपको पता होगा कि हम फाई को कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेते हैं, तो हम फाई को लेते किस में हैं, तो रेडियन में लेते हैं, ये आपको पता होगा। ओके, तो जैसा कि आपने फॉर्मूले में ऊपर देखा, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, समीकरण ये रही। जैसा कि आपने इस समीकरण के अंदर क्या देखा, आपने यहाँ पर इस समीकरण के अंदर देखा कि जो हमारा ये y बराबर a साइन थीटा ओमेगा टी प्लस फाई है, अगर ये रेडियन में होगा तो यहाँ पर साइन के मान क्या होंगे। सर अगर साइन थीटा, मान लो कि ये हम योग करते हैं, यहाँ पे साइन डिग्री में आता है तो हम साइन के मान निकाल सकते हैं, बट रेडियन में हुआ तो कैसे निकालेंगे। तो उसी से संबंधित बात मैं यहाँ पे करूँगा कि साइन के कुछ वैल्यूज़ मैथमेटिकली वैल्यूज़ है जो कि मैथ में आती है बट फिजिक्स में भी यूज़ की जाती है, उसकी चर्चा अब अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर y क्या है, तो हमारे पास y यहाँ पर विस्थापन है। चलिए, साइन अगर 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, 1।
ये तो आप लोगों को जनरली पता होगा, बट हमारे यहाँ तो डिग्री में नहीं लिया जा रहा। कोण किस में लिया जा रहा है? रेडियन में लिया जा रहा है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमारे पास एक सूत्र दिया हुआ है। क्या? रेडियन बराबर डिग्री इंटू पाई बाई 180। जैसा कि मैं 0 डिग्री लेता हूँ तो डिग्री कितना दे रखा है? 0 इंटू पाई बाई 180, तो 0 रेडियन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लेता तो भी कुछ नहीं भाई, पाई बाई 6 आ जाता। क्या आ जाता? पाई बाई 6 आ जाता। और पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है? 180 बटा में 6 यानी 30 डिग्री। तो हमारे पास रेडियन में साइन 30 डिग्री का जो रेडियन होता है वो कितना होता है? पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 इस तरह हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं रेडियन में कोण। तो 45 डिग्री का कोण रेडियन में पाई बाई 4 होगा, और 60 डिग्री का कोण रेडियन में पाई बाई 3 होगा, और 90 डिग्री का कोण रेडियन में पाई बाई 2 होगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। वैसे तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दी थी कि आज का जो चैप्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्या मैक्सिमम सभी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी या ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप तथ्य नहीं जान सकते। अगर उन सभी के आपको जानना है तो बहुत डिटेल हो जाएगा, जो कि अपने लैब असिस्टेंट के लिए उपयोगी नहीं है। तथ्य जनाने में कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल भी नहीं होता, बट तथ्य अगर बताने लगूंगा तो यही चैप्टर 10 दिन तक खिंच जाएगा, और तथ्य नहीं बताऊं तो यही चैप्टर 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, अपने को तो कम से कम में करना है, जिससे अपना कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस हो सके। तो चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ तक की कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए अब देखो आगे। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल स्वरूप एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हमको एक यहाँ पर विस्थापन की समीकरण दी हुई है, और हमसे कहा जा रहा है कि समीकरण को देखते हुए आपको यहाँ पर आयाम ज्ञात करना है, और आपको यहाँ पर विस्थापन ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर ओमेगा ज्ञात करना है, और आपको यहाँ पर बस ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर ज्ञात करके बतानी है। फाई भी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये समीकरण हमको दी हुई है विस्थापन की। रियल समीकरण क्या है? तो y बराबर a साइन थीटा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब हमको आयाम निकालना है, तो आयाम यहाँ पर साइन से पहले आता है, तो साइन से पहले 6 आ रहा है, तो आयाम का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 6। उसके बाद अब हमको ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा टी, इसका मतलब ये नहीं कि ये पाई बाई 4 ओमेगा का मान हो जाएगा, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, नहीं भाई, ओमेगा टी के साथ है। तो पाई बाई 6 किसके साथ है? टी। तो यहाँ से ओमेगा का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो देख, यहाँ पर ओमेगा का मान क्या दे रखा है? यहाँ पर ओमेगा का मान क्या दे रखा है? तो आप लोगों का जवाब है कि सर यहाँ पर ओमेगा का जो मान यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? पाई बाई 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पाई बाई 6 दिया हुआ है। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। मैंने अभी आपको बताया कि ओमेगा टी बराबर पाई बाई 6 टी। यहाँ से टी गया तो ओमेगा बराबर क्या बचेगा? ओमेगा बराबर पाई बाई 6 बचेगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि ओमेगा का मान तो आ गया। अगर हमको आवर्तकाल निकालना होता तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी कर देते। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर पाई बाई 6 है, इस ओमेगा की जगह मान रख दो 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी बराबर पाई बाई 6। अब यहाँ पर देखना, 2 पाई बाई टी बराबर पाई बाई 6। 2 से इसको 2 पाई को इधर सेंड कर दो, इधर भेज दो, और ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा ये क्या? 1 सेकेंड। और अगर हमको आवर्तकाल टी का मान निकालना होता तो क्या करते?
तो ध्यान रखना, अगर हमको आवर्तकाल टी का मान निकालना होता तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमेगा बराबर π/6 होता है, तो यहाँ पर ओमेगा का मान 2π/t रख देंगे, तो 2π/t बराबर π/6 हो गया कि नहीं। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए और इसको 1 मिनट उल्टा कर दो एक बार, ठीक है। तो t/2π बराबर π/6, π/6 नहीं 6/π हो जाएगा। 1 सेकेंड, 6/π। अब यहाँ से 2π इधर भेज दो, तो t बराबर 12, यानी जो t का मान है वो कितना आ गया, क्योंकि पाई से पाई तो कट ही गया, इधर भेज दिया। तो t बराबर 12 यानी 12 सेकंड हमारे पास आवर्तकाल आ चुका है। यानी हर 12 सेकंड में यह एक चक्कर पूरा कर रही है और पुनः अपने पथ को दोहरा रही है। अब हमको फाई का मान निकालना है, तो फाई कैसे निकालेंगे भाई। अब देखो, ये अगर हमारे पास ओमेगा टी है तो बचा क्या, फाई। तो फाई का मान क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास एक समीकरण दे सकता है वाई की विस्थापन की, और उस समीकरण के अंदर आपसे पूछ सकता है कि ए का मान निकालो, आवर्तकाल निकालो, ओमेगा निकालो या फाई निकालो। तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखो, अगर आपसे आवर्ती निकालने को कहते भाई आवर्ती निकालो, भाई आवर्ती भी चाहिए हमको, तो कैसे निकालोगे। तो मैंने बताया ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो यहाँ पर आपको पता है ओमेगा बराबर क्या निकाला था, अभी अपन ने π/6 निकाला था। तो आवर्ती निकाल सकते हैं यहाँ से कि 2π, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो f बराबर π/6 इंटू 2π, और ये पाई से पाई गया, तो f बराबर 1/12। तो आवृत्ति f बराबर 1/12 आ चुकी है। उसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं छोटी मोटी, जैसे हमारे पास मान लो y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई में फाई का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। वैसे तो रेडियन में दिया होगा, रेडियन में π/2 दिया होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री। और अगर जब कभी भी 90 डिग्री दिया हो तो ऐसी कंडीशन में हम साइन को कोस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर a साइन कॉस ओमेगा t आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल y बराबर a कोस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नोट करते रहो। अब देखो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मध्य स्थिति तथा आयाम के मध्य कहीं भी अगर कण उपस्थित है, अगर मान लो कि हमारा ये मध्य स्थिति है और ये आयाम यहाँ पे और ये आयाम यहाँ पे, अगर कण इन दोनों के मध्य कहीं पर भी है, इन दोनों के मध्य कहीं पर भी है, और अगर आपको विस्थापन निकालना है तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर मान लीजिए कि आप कहाँ पर हो, आयाम पर हो, यानी 90 डिग्री पर हो, यानी अगर आप 90 डिग्री पर हो तो यहाँ पर π/2 और π/2 को हटाएंगे तो कोस हो जाएगा साइन का, तो a कोस ओमेगा टी, यानी जो y का मान विस्थापन बराबर a कोस ओमेगा टी दे रखा है वह आयाम, अगर आप आयाम पर हो और यहाँ से चलना प्रारंभ करते हो, तो अगर आपको विस्थापन निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाओगे, y बराबर a कोस ओमेगा टी। देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने आयाम से या कण ने आयाम से चलना प्रारंभ किया है, तो उस कंडीशन में सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद हमारे पास y बराबर a साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मध्य स्थिति से चले, यानी मध्य स्थिति से चलने से क्या मतलब है, अगर कोई कण इस कंडीशन से चलता है, इस मध्य स्थिति से चलता है, तो उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि कण मध्य स्थिति से चलता है तो विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो a साइन ओमेगा टी। क्यों, इसीलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दे रखा है। अगर फाइव 0 होगा तो यहाँ पर 0 हो ही गया, ये हट ही जाएगा, तो क्या बचा, a साइन ओमेगा टी तो बचा, जो कि किसके लिए, मध्य स्थिति के लिए। तो ये कुछ सूत्र आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। अब चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ों को समझ। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या,
कि a बराबर 0.1 मीटर, यानी आयाम 0.1 मीटर है, टाइम 0 है, t बराबर 0 पर जो विस्थापन है वो 0.1/√2 मीटर दिया हुआ है। तो यानी आपको एक क्वेश्चन में आयाम दिया है, टाइम दिया है और विस्थापन दिया है, और आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए हमारे पास 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में बात की गई है विस्थापन की, यानी जो विस्थापन का सही विकल्प है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो विस्थापन का जो समीकरण है वो क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें यहाँ पर क्या रहेगा, हम समीकरण में खुद अपना मान रख के देखते हैं। तो y बराबर a कितना दे रखा है हमको, तो 0.1 मीटर, और साइन ओमेगा कितना है, तो ओमेगा दिया नहीं है, t 0 है तो इंटू 0 प्लस फाई हमको अभी देख लेंगे, ठीक है। तो हम देखें तो ये फॉर्मूला, ये समीकरण आना चाहिए मान रखने के पश्चात। तो ये वाला समीकरण में तो a का मान 0.1/√2 दे रखा है, 0.1/√2, जो कि गलत आयाम है ही नहीं है, ये तो विस्थापन दे रखा है अपने को। और यहाँ पर ये भी गलत, भाई ये आयाम नहीं है, तो विस्थापन है। तो दो हमारे ऑप्शन गलत हो गए। अब हमको इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देखना है, तो हम दोनों ऑप्शन में y का मान निकाल लेंगे। जिस ऑप्शन में y का मान 0.1/√2 आ जाएगा वही ऑप्शन सही है। चलो सॉल्व करते हैं। y बराबर 0.1 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, जो कि अपना पहला वाला है। तो देखिए y बराबर 0.1 साइन, t का मान हमको 0 दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, यानी π/2 क्या होता है, 90 होता है। और जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर y का मान कितना आता है, 0.1 आता है, बट y का मान तो 0.1/2 है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, यानी सेकंड ऑप्शन अपना सही है, बट अपन तो सेकंड वाले का भी निकालेंगे। तो सेकंड वाला क्या है, अपने पास दे रखा है y बराबर 0.1 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। दोनों में अंतर ये था कि उसमें π/2 था, इसमें π/4 है। अब देखते हैं सॉल्व करके क्या y बराबर 0.1/2 आता है कि नहीं। तो y बराबर 0.1 साइन ओमेगा टी का मान 0 रख देंगे, और π/4 का मतलब 45 होता है, यानी y बराबर 0.1 इंटू साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो यहाँ पर y का मान 0.1/√2 आ जाता है, अपना सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इस तरह हमको सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, इसके आगे